नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शक याद करें कि कब आपने राष्ट्रीयकरण शब्द सुना, मतलब किसी उद्योग प्राइवेट संस्था का सरकारीकरण। अपने को ध्यान नहीं पड़ता है कि पीवी नरसिम्हा राव के आर्थिक सुधारों के बाद केंद्र सरकार ने कभी राष्ट्रीयकरण किया। नरसिम्हा राव ने भारत को जो नई दिशा दी, उसकी 25वीं वर्षगांठ का यह साल है। उस नाते भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी राष्ट्रीयकरण की जो हरकत की, वह चौंकाने वाली है। पश्चिम बंगाल के 7 चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। मतलब भाजपा ने 30-35 साल पहले, या कि इंदिरा गांधी के दिनों की राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया। नरेंद्र मोदी और भाजपा नेहरू के समाजवाद, उनके आइडिया ऑफ इंडिया के विरोधी रहे। निज उद्यम और निजीकरण, या कि डिसइन्वेस्टमेंट के समर्थक है। वाजपेयी सरकार में सरकारी कंपनियों को निजी हाथों बेचा गया। नरेंद्र मोदी कहते रहे कि सरकार बिजनेस करे, इसकी कोई तुक नहीं है। तभी मोदी सरकार में विनिवेश होना चाहिए था, आर्थिक सुधार होने थे। लेकिन बंगाल के 7 चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करके बताया है कि सरकार नेहरू इंदिरा के बर्बादी वाले आर्थिक मॉडल को अपनाने में गुरेज नहीं करती। ऐसा ही एक फैसला 4 बड़ी सरकारी तेल कंपनियों में से एक नई मेगा सरकारी रिफाइनरी बनाने का। इस सरकार ने इस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र में कोई 3.25 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश लक्ष्य बनाया। जो चाय बागान चल नहीं रहे थे, घाटे में थे, उनके राष्ट्रीयकरण से बंगाल, असम में चाय बागान मजदूरों के भले कुछ वोट बन जाए, लेकिन इसका देश दुनिया में जो मैसेज गया है, उसका क्या होगा? जीएसटी, श्रम सुधार, वित्तीय सुधारों पर काम हो नहीं रहा, विनिवेश ठहरा है, और समाजवाद के पुराने फार्मूलों को अपनाना क्या नीतिगत भटकाव नहीं है? ऐसा ही भटकाव सब्सिडी को लेकर भी है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के 7 चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण किया है। ये खबर अपने आप में हैरान करने वाली नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि इसकी इस समय कोई आवश्यकता थी नहीं। अगर वो 7 बागान बीमार हो चुके थे तो उनको मर जाने देना चाहिए था। उनको वहाँ पर अच्छे पैसे को बुरी पैसे के पीछे दौड़ाने का कोई तर्क होता नहीं है। और अगर इन्होंने किया है तो ये, चूंकि मोदी साहब राजनीतिक पुरुष हैं, हाँ, आर्थिक पुरुष कम है। वैसे क्लेम तो करते हैं कि वो आर्थिक पुरुष भी, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। और इस पॉलिटिक्स में इनको बिहार का अनुभव समझ में नहीं आया कि ये अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो इसमें पीटने के लिए इनको बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। नहीं, इसमें आर्थिक कसौटी के ऊपर ये फैसला क्यों गलत है? ये इसलिए मैंने कहा ना कि बुरे पैसे के पीछे जो चीज बर्बाद हो चुकी है, उसमें और नया पैसा लगाने का कोई तुक नहीं है। और वो 7 बागान है, मान लीजिए, जहां पर स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तो आपके पास रास्ता एक और था जिसका आपने उपयोग नहीं किया। वो ये है कि इन बागानों की जमीनें जो हैं वो लीज पर है। और लीज आप हटा करके जो वहां पर टी वर्कर्स हैं, उनके बीच में आप बांट दीजिए, उन्हें जो करना होगा करेंगे अपना। मैं फिर एक बड़े व्यापक स्तर के ऊपर कि राष्ट्रीयकरण का, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के बाद मैंने भी राष्ट्रीयकरण का शब्द नहीं सुना कि कोई सरकार केंद्र कर रही है। इतना पुराना घिसा पिटा हुआ, तो इससे क्या मतलब है कि सरकार में आर्थिक सोच में ये विचार आया, तो इस विचार के साथ में फिर पीएसयू का ये है कि पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, या नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया और समाजवाद को हमें वो व्यवहारिक है, ये अभी भी माना जा रहा है सरकार में? देखिए ना, अभी कुछ दिनों से इस सरकार का जो रवैया है वो बेल आउट वाला रहा है। अब जैसे इन्होंने ये किया, उदय नाम की एक स्कीम बनाई है, उज्ज्वल डिस्कॉम आवास योजना। अब इसमें ये क्या है कि ये जो आएंगे, अब प्रॉब्लम बिजली सेक्टर की, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की जो प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि इम्बैलेंस टैरिफ सिस्टम है।
आप अगर हरिशंकर जी हैं तो आपके लिए एक रेट है, मैं मुकुल शुक्ला हूं तो मेरे लिए दूसरा रेट है, तीसरे कोई और है तो उनके लिए अलग। ये खपत पर इन्होंने रेट बनाए हुए हैं हर पूरे हिंदुस्तान भर में कि आपने 100 यूनिट खर्च की तो आपको इतना देना पड़ेगा, 200। पूरी दुनिया में हिसाब है कि अगर आप थोक में माल लेते हैं तो चीजें सस्ती पड़ती हैं। यहाँ पर उसकी उल्टा लॉजिक है और उस उल्टी लॉजिक को ये सीधा करने की बजाय और बढ़ा रहे हैं। आपने 70 साल में देख लिया कि गरीबों के नाम पर सबसे उल्टी सीधी चीजें इस देश में की गई है और उसमें गरीब का कुछ भला नहीं हुआ। गरीब बेचारा वही आज के दिन भी आप देख लीजिए जो मतलब ये बिलो पॉवर्टी लाइन है वो वहीं के वहीं 40-50% पर अटके हुए हैं और 40-50% से ऊपर नहीं। तो आपके अनुसार हमारे जो आर्थिक नीतिकार है जो कुछ है, और खासतौर पर इसलिए कि नरेंद्र मोदी खुद बिजनेस समर्थक है, वो आर्थिक सुधारों का मतलब जानते हैं, तमाम बातें जानते हैं, तब फिर ये ऐसे कि पुराने फार्मूले में उसमें बेल आउट के लिए ये कर दो ऐसा कर दो, ये क्यों विचारा जाता? एक देखिए 2 मोदी हैं। एक मोदी जिनकी छवि क्रिएट की गई है कि ये एंटरप्राइज फ्रेंडली है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। अब जैसे स्टार्टअप करके इन्होंने किया कि भाई मैं इंडिविजुअल एंटरप्राइज को, और एक दूसरा मोदी है जो भयभीत रहता है कि मगर मैंने ये किया तो कांग्रेसी क्या करेंगे, सीपीएम क्या करेंगे और ममता क्या करेगी, और दूसरे जो पूरा स्पेक्ट्रम मतलब वही जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, लेफ्ट का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है। इसमें एक है कि सीपीएम ने इस फैसले का समर्थन किया। सीपीएम ने, कम्युनिस्ट पार्टी चाय बागान के राष्ट्रीयकरण को बहुत अच्छा मान रही है कि आपकी जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, आप उस नीति पर कायम रहने के बजाय आप उन्हीं की नीति पर चलने लगे हैं जो आपके विरोधी है और विरोधी, और उससे और पहले कोई बना नहीं है। आपकी उसकी अपनी जो पहचान, आप अपनी पहचान खोने के लिए क्यों इतने लाचार हो रहे हैं भाई? नहीं, पर उसमें एक ये कि जैसे भारतीय मजदूर संघ है ये जो है संगठन है, जो मास बेस संगठन है संघ के, इनके उनका दबाव भी कि भाई श्रम सुधार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसका क्या जवाब होगा? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी साहब जो है वो अभी तक जो फिलॉसफी, अब जैसे है कि कैपिटल सब्सिडी ये देते हैं, ये कैपिटल सब्सिडी देने की बजाय वेज सब्सिडी दे, तो भारतीय मजदूर संघ भी इनके साथ है। आप कुछ नई चीजें, मतलब कुछ नया क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। जो इनोवेशन है, जो सही चीजें हैं, आप वो कर नहीं रहे तो भारतीय मजदूर संघ क्यों अलग थलग बैठा रहेगा भाई? वो हालांकि उनका भी तो काम है कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको साथ लेके चलना है। आप कुछ नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर है, किसान को कुछ नहीं मिल रहा, मैन्युफैक्चरिंग है, मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा। मिल किसको रहा है? और जो बीच में बैठे हुए लोग हैं वो बैठ के खा पका रहे हैं और चलते जा रहे हैं। मोदी साहब को लाने के पीछे जनता की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि ये खपौल जो प्रोड्यूसर है उसको उसका जायज रेट मिले और जो कंज्यूमर है उसको चीजें सस्ती, मतलब एक सचमुच में परिवर्तन हो, चेंज हो, जिसमें ये बिचौलिया और इधर उधर की जो छेद है खत्म हो। वो ये कर नहीं, वो आर्थिक नीतियां नहीं बन रही है, वो इनमें दम नहीं है, वो इनमें शक्ति नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे ये है कि भाई फसल बीमा वाला ले आए, ये ले आए, फसल बीमा से ले आए, लेकिन फसल बीमा पहले देखिए तो कहां तक जाता है। बोल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।